Good morning, students. This is the part 2 of chapter first in history. यह पार्ट 2 है बेटा चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। पार्ट 1 की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जाना था। इसके बारे में ओवरऑल समझा था, कैसे हुआ, क्या रीजन थे फ्रेंच में, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। लुई 16 के बारे में भी बात कर चुके हैं बेटा। लुई 16 कैसे किंग बना, किस फैमिली से बिलोंग करता था, कब उसकी मैरिज हुई, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइड थी, क्लर्गी, नोबिलिटी, ठीक है। और थर्ड पार्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। ये भी जान चुके हैं कि कौन से स्टेट्स के लोग टैक्स पे करते थे। अगर आप लोगों को अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 पहले बेटा देख लें। इसके बाद हम लोग इसके बारे में, न्यू वर्ड्स के बारे में भी बात कर चुके थे कि लीवर क्या होता है, क्लर्गी क्या है, टिथ क्या है, टेली क्या है, इनके बारे में भी जान चुके हैं बेटा। इसके बाद स्ट्रगल के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। कैसे स्ट्रगल हुआ, क्या हुआ, कैसे ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हो गई वॉर की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और रिवीजन कर लेते हैं बेटा। टॉपिक हमारा 1.1 है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष कैसे हुआ समझ लीजिए बेटा। क्या है इस टॉपिक में कि जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई 23 मिलियन, जो 1715 में थी वही 23 से इंक्रीज हो गई कितनी, 28 मिलियन हो गई 1789 में, ठीक है बेटा। 1715 में कितनी थी, 23 मिलियन थी, तो वही 1789 में जाके 28 मिलियन हो गई। अब सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जब सिंपल सा रूल है हमारा इकोनॉमिक्स का कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, व्हेन द डिमांड ऑफ एनीथिंग इज इंक्रीज देन द प्राइस ऑफ दैट थिंग इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। जब किसी चीज़ की बेटा प्राइस जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उस चीज़ की प्राइस भी कैसी हो जाती है, इंक्रीज। एंड सेकेंड रूल क्या था कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनीथिंग व्हेन द डिमांड ऑफ एनीथिंग इज डिक्रीज, जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो देन द प्राइस ऑफ दैट थिंग इज ऑल्सो डिक्रीज। अगर किसी चीज़ की डिमांड अगर कम हो रही है तो उसकी प्राइस भी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी चीज़ की बेटा प्राइस अगर बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो यही फ्रांस में हुआ, जहाँ 1715 में जहाँ की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी तो वही 1789 में जाके पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। अब क्या हुआ कि जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो लोग कुछ ना कुछ तो खाना भी खाएंगे, ठीक है। तो अब उन्हें किस चीज़ की डिमांड वहाँ बढ़ गई, फूड ग्रेन्स की। तो जब फूड ग्रेन्स की प्राइस बढ़े, वो डिमांड बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की प्राइस भी कैसी होगी बेटा, इंक्रीज, ठीक है। लेकिन जो वहाँ प्रोडक्शन होता था ग्रेन्स का वो लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर सका, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि जो प्राइस थी ब्रेड की वो कैसी हो गई, बढ़ गई। और जो ज़्यादातर जो वर्कर्स थे, जो वर्कर ज़्यादातर एम्प्लॉयड थे लेबर के तौर पर वर्कशॉप में, और उन्होंने भी क्या कर रखा था कि जो उनकी सैलरी थी वो भी उन्हें फिक्स कर रखा था, ठीक है। उनकी सैलरी जहाँ वो वर्क कर रहे थे उनकी सैलरी भी वहाँ बेटा कैसी थी, फिक्स थी। और जो फूड ग्रेन्स की जो प्राइस थी वो कैसी थी, वो बढ़ी हुई थी, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो आगे देखो बेटा, तो क्या हुआ कि जब प्राइस उसकी बढ़ी हुई थी, लोगों की इनकम, जो वर्कर्स थे उनकी इनकम फिक्स थी। तो अब क्या हुआ कि एक गैप बन गया, जो गरीब लोगों के बीच में, पुअर पीपुल के बीच में, एंड रिच लोगों के बीच में। जो अमीर लोग थे बेटा, जो रिच पीपुल थे, वो तो इसे इजीली अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है, वो तो इसे इजीली अफोर्ड कर सकते थे। वाइल पुअर पीपुल अब आसानी से
ब्रेड को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फूड ग्रेन्स को। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा बेकार होती चली गई, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक क्राइसिस बन गई, एक सब्सटेंस क्राइसिस का उदय हुआ, आप ऐसे बोल सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि ये सब्सटेंस क्राइसिस होता क्या है, तो समझ लीजिए बेटा। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ क्या हो कि लोगों की जो लिवलीहुड हो, मतलब लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हों वो खतरे में हो अब, ठीक है। जो लोगों की लाइफ हो वो अब कैसे हो, डेंजर में हो। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सब्सटेंस क्राइसिस। तो लोगों के साथ अब ऐसा होने लगा वहाँ, ठीक है। तो लोगों की अब जो गरीब लोग थे उनका जो जीवन था वो संकट में आ चुका था। अब कैसे हुआ, जो टॉपिक है हमारा 1.2, तो इसका नेम ही यही है बेटा, हाउ अ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन्स। तो जो ये संकट था, ये सिचुएशन थी जिसमें लोगों की जीवन यापन करने में मुसीबत हो रही थी, खतरा हो रहा था, ये सब कैसे हुआ तो समझो बेटा इसके बारे में भी। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेज एन एंड टू प्रिविलेजेज। जो बढ़ती हुई जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो मिडिल क्लास के जो पीपल थे, अब वो क्या करने लगे, विशेष अधिकार, इनविसेजेज में होता है विशेष अधिकार को क्या करने लगे, खत्म करने लगे। कैसे कि पास्ट में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं कि जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, जब प्राइस बढ़ गए तो उसको कम करने के लिए अलग अलग रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, आंदोलन में, ठीक है। किसके अगेंस्ट, जो टैक्स बढ़ाए गए थे, जो राजा ने वहाँ टैक्स बढ़वाए थे लुई 16 ने, या फिर जो फूड स्केयरसिटी थी, जो खाने की कमी थी, फूड के प्राइस बढ़े हुए थे, उसके अगेंस्ट क्या करने लगे लोगों ने, बहुत सारे रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन किया। लेकिन क्या हुआ कि दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग आउट अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। परंतु लोगों के पास क्या था बेटा, कमी थी, सामाजिक एंड आधुनिक जो चेंजेस लाने थे सोसाइटी के बीच में, उसे लाने के लिए उनके पास संसाधनों की कमी थी, ठीक है। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉपरस एंड हैड टू एक्सेस द एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। और ये सारी चीज़ें केवल किसके ऊपर छोड़ रखी थी बेटा, ऐसे ग्रुप के ऊपर, जो थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी सारी चीज़ें छोड़ रखी थी, जो क्या हो रहे थे दिन ब दिन प्रॉस्परस एंड एजुकेशन को लेने के लिए, या फिर जो नए विचार थे जिनके पास, उन लोगों के लिए ऐसी सारी चीज़ों को छोड़ रखा था। 18th सेंचुरी में क्या होता है कि जो 18th सेंचुरी थी वो इस बात की विटनेस है, जो सोशल ग्रुप्स का जो इमर्जेंस हुआ उसके लिए, ठीक है, जिसे हम मिडिल क्लास भी कहते हैं, who earned their wealth though an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer number of society। अब 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में क्या हुआ बेटा कि 18वीं शताब्दी इस बात की गवाह है, विटनेस है कि सोशल ग्रुप्स का कैसे वहाँ इमरजेंस हुआ, ठीक है। या फिर जो मिडिल क्लास के जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो क्या करने लगे, जो अपने वेल्थ कमाने के लिए, अपने लिए पैसा कमाने के लिए वो क्या करने लगे, अपना जो ओवरसीज ट्रेड था, जो समुद्र में जो व्यापार वो करते थे उसको वो और ज़्यादा एक्सपेंड करने लगे, बढ़ाने लगे। कैसे, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सामान का मैन्युफैक्चरिंग करने से लेकर, जैसे वूलन या फिर जो सिल्क टेक्सटाइल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग से करने से लेकर उसे वो लोग या तो एक्सपोर्ट भी करने लगे और या फिर उसे खरीदने भी लगे। किससे, जो सोसाइटी के करने लगे। कौन करने लगा, जो सोसाइटी के जो अमीर लोग हुआ करते थे वो क्या करने लगे कि अपने ओवरसीज का जो व्यापार था उसको एक्सपेंड करने लगे और सामान की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, सामान का मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल से लेकर उसको एक्सपोर्ट मतलब भेजने और इंपोर्ट मंगाने लगे।
ठीक है। तो ये सारा काम कौन करने लगा? जो सोसाइटी के जो रिचर मेंबर्स थे, जो अमीर लोग थे। अब अगर हम लोग बात करें मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की, तो इसमें क्या था कि जो थर्ड स्टेट्स के जो लोग इंक्लूड थे, जो इनके जिनका प्रोफेशंस था, जो लॉयर्स थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, ये सारे लोग कैसे थे? सारे एजुकेटेड थे बेटा। और ये सब इस बात में विश्वास करते थे कि सोसाइटी में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो जन्म से ही पिछड़ा हो, ठीक है। इनका मानना ये था कि सोसाइटी में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो शुरुआत से ही कैसा हो? पिछड़ा हुआ हो। रेदर अगर एक पर्सन की जो सोशल पोजीशन होती है समाज में, जो उसकी स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति की, तो वो उसकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करती है। उसके जो विचार होते हैं वो एक ऐसे सोसाइटी को बनाते हैं, एक ऐसे सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? फ्रीडम, समान मतलब फ्रीडम और इक्वल लॉ, स्वतंत्रता और बराबर के कानून या जो अपॉर्चुनिटी होती हैं उस सब के ऊपर उनकी सोसाइटी डिपेंड करती है, ठीक है। अब ऐसे हमारे कुछ फिलोसफर्स भी हुए, जैसे कि जॉन लॉके एंड जीन जैक्स रोसियो, ठीक है बेटा। ये उस समय हमारे कुछ क्या हुए? फिलोसफर्स हुए, जिनमें हमारा नाम है जॉन लॉके एंड जीन जैक्स रोसियो। उन्होंने लिखा है अपनी बुक में, जिसका नाम है टू ट्राइटेजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लॉके ने लिखा है किसके बारे में? डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च, मोनार्च राजा के बारे में, ठीक है। तो ये रोसियो ने क्या करा? रोसियो ने अपने विचारों को फॉरवर्ड किया, आगे किया एक सरकार बनाने के लिए, ठीक है, लोगों के और उनके रिप्रेजेंटेटिव से लेकर। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में बेटा। तो ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक की बात करें, सेकंड टॉपिक में इसी में हमारा दे रखा है, वो है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्रांति की बात करें कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो बेटा कैसे हुई, हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स में क्या पढ़ चुके हैं कि जो लुई 16 था उसने क्या किया कि जो टैक्स थे उन्हें इंक्रीज कर दिया। और रीज़न तो आप लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं कि क्या रीज़न था कि फूड ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा हो गई थी, लोगों के बीच में त्राही मच रही थी, वार की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसकी वजह से, और उसके पास भी एम्प्टी ट्रेजर था, तो जिसकी वजह से उसने क्या किया कि लोगों के ऊपर जो लगने वाला टैक्स था उसे और इंक्रीज कर दिया, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बात करें कि ओल्ड रिजाइम की जो फ्रांस की, उसमें क्या था कि मोनार्च मतलब एक राजा के पास जो सरकार चला रहा था अकेला, उसके पास इतनी पावर नहीं होती थी कि वो क्या कर सके, अकेले ही टैक्स को और बढ़ा सके, ठीक है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था कि उसके लिए इसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। किसके साथ? जो स्टेट्स के जो जनरल हुआ करते थे। हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, तो उन 3 स्टेट्स के साथ जनरल के साथ, उन 3 स्टेट्स के जो जनरल हुआ करते थे उसके साथ इसे मीटिंग बुलानी पड़ती थी, मोनार्च जो राजा हुआ करता था उसको, और उनके साथ जब पहले डिस्कस किया करता था प्रपोजल नई टैक्स को लेकर। और जब सारे लोग, जब उस स्टेट के जनरल, ठीक है, या फिर वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ भेजते थे राजा से बात करने के लिए, ठीक है। तो जब वो सारे लोग एग्री हो जाते थे तो उसके बाद टैक्स के प्राइस इंक्रीज कर दिए जाते थे। तो ऐसा ही वहाँ भी हुआ। वहाँ क्या हुआ बेटा, जो राजा था उसने डिसाइड किया, वो अकेले ये सब डिसाइड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक मीटिंग बुलाई। और ये मीटिंग जो लास्ट टाइम था वो बेटा 1614 में हुई थी। वहाँ ये जो मीटिंग हुई थी टैक्स को लेकर, तो क्या मीटिंग हुई थी समझ लीजिए। 5 मई 1789 का डे था। क्या हुआ 5 मई को कि जो लुई 16 था उसने जो स्टेट्स के जनरल थे उनके साथ एक असेंबली बुलाई हुई थी मीटिंग के लिए, और उस पर उसे क्या करना था, न्यू टैक्सेस को लेकर उस पर प्रपोजल पास करना था। तो क्या होता है, और बेटा ये मीटिंग कहाँ हुई थी, ये रेस्प्लेंडेंट हॉल में हुई थी वर्साइल में, ठीक है, जो कि खास उन्हीं लोगों के लिए डेलीगेट्स मीन्स तैयार किया गया था भवन अच्छे से।
तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के जो लोग थे उन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ भेजा। मतलब फर्स्ट स्टेट्स के जो लोग थे उन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा और सेकंड स्टेट्स के लोगों ने भी अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ भेजा। वो लोग वहाँ बैठे सीटेड में रोज में एक दूसरी तरफ फेस करके दोनों साइड से, और उसके बाद जो 600 जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट्स के उन्हें बैक साइड पर खड़ा किया गया। देखो बेटा समझ लो कि क्या हुआ। जब मीटिंग बुलाई तो उसमें फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स आए, सेकंड 100 के 3 स्टेट्स के मेंबर्स आए, उन्हें आमने सामने सीट पर बिठाया गया। और जो थर्ड स्टेट्स के जो 600 मेंबर्स आए बेटा उन्हें क्या किया गया कि उन्हें बैक साइड में खड़ा कर दिया गया। अब जो थर्ड स्टेट्स था वो रिप्रेजेंटेड किया जा रहा था अपनी मोर प्रॉस्पर्स, और उसमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मेंबर्स भी थे, पीजेंट्स थे, आर्टिस्ट, और उसके अलावा जो ये असेंबली हुआ करती थी इनमें पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वोमेन की एंट्री अलाउ नहीं थी। ठीक है, ये लोग वहाँ मीटिंग में एंट्री नहीं कर सकते थे, ये लोग मीटिंग में भाग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ समझ लो बेटा, तो इनकी तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो अपने साथ में 40,000 लेटर्स को आए थे, जो किसके द्वारा लिखे गए थे, इन्हीं पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन्स के द्वारा। मतलब लिख के अपनी बात को ये लोग भेज सकते थे, वहाँ मीटिंग में इनकी एंट्री अलाउ नहीं थी। समझ में आ रहा है बेटा। इसके बाद आगे देखो, जो वोटिंग हुई स्टेट्स जनरल की पिछले पास्ट में वो हम लोग देख चुके हैं, वोट दिया जाता था। लुई 16 था, ठीक है, उसने डिटरमाइन किया इन प्रैक्टिस को लेके। कुछ मेंबर्स भी थे थर्ड स्टेट्स के जिन्होंने अपनी अपनी डिमांड को रखा वहाँ असेंबली में, ठीक है, जहाँ हर एक मेंबर ने उनका वोट किया, उन्हें एग्री किया। तो वो सारी चीज़ें वहाँ हुई, ठीक है। 20 जून को क्या हुआ कि जो लोग थे वहाँ फिर से, अब देखो बेटा जो एक चीज़ और समझ लो, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, जो वहाँ थर्ड स्टेट्स के लोग थे उन्होंने जो अपना सुझाव दिया, अपने प्रपोजल दिए, उन्हें मोनार्च राजा ने वो एग्री नहीं किए, जिस कारण से क्या होता है कि राजा ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। जिस कारण से क्या होता है कि जो थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर होते हैं वो उस असेंबली को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, और अपना प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद में 20 जून को क्या होते हैं, वो लोग अपने एक इंडो जो टेनिस कोर्ट हुआ करता था वर्साइल के ग्राउंड में, वर्साइल के ग्राउंड में जो इंडो टेनिस कोर्ट हुआ करता था उसके हॉल में वो सारे लोग कलेक्ट होते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं, और वो अपने आप ही डिक्लेरेशन कर देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब वो खुद एक नेशनल असेंबली बन चुके हैं, ठीक है। और जो राजा है उसे क्या करना है, उसे एक कॉन्स्टिट्यूशन और बनाना है फ्रांस के लिए, जिसमें वो अपनी पावर्स को उसमें लिमिट कर सके। मतलब राजा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा काम करे, ठीक है, राजा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसकी पावर से वो वर्क करे। अब इस सब का काम कौन कर रहा था समझ लो बेटा, इस सब का ये नेम था, ये सब को किसके द्वारा अनाउंसमेंट की जा रहे थे, एक थे हमारे मीराबियू और एक थे एबीसीएच। मीराबियू था बेटा वो एक नोबल फैमिली में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो लोगों की जो आवश्यकताएं थी, जो सोसाइटी के जो नीड्स थी, उनसे वो अच्छी तरह से परिचित था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी पावरफुल स्पीच दी लोगों के बीच में, जो वर्साइल में जो लोगों की सभा इकट्ठी हुई थी वहाँ इसने अपनी एक पावरफुल स्पीच दी, ठीक है। ये एक प्रीस्ट थे, ये एक पुजारी थे जिन्होंने एक इन्फ्लुएंस पैम्पलेट भी लिखा हुआ है थर्ड स्टेट्स के ऊपर। और बेटा आगे समझ लो, थोड़ी सी आगे हम लोग बात करें, जब नेशनल असेंबली की बात करें, जो वर्साइल की जो नेशनल असेंबली थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हो गई तो बाकी के जो फ्रांस थे वो क्या हुए, टर्मोइल हुए। मींस सर्दियों का समय था, ठीक है, जो लोगों की फसल थी वो बेकार हो रही थी, ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हो रही थी,
और जो बेकर्स थे, जो रोटी बनाने वाले थे, ब्रेड बनाने वाले जो बेकर्स थे, वो क्या कर रहे थे, इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे और अपनी मनमानी कर रहे थे लोगों की सप्लाई के ऊपर। लोगों को क्या करना पड़ता था, काफ़ी घंटे लाइन में लगने के बाद, बेकरी के सामने काफ़ी घंटे लाइन में लगने के बाद उन्हें ब्रेड मिलती थी। तो इससे क्या हुआ कि जो क्राउड की जो एंग्री वुमेन्स थी, जो नाराज़ महिलाएं थीं, वो क्या कर पड़ी, वो दुकान के ऊपर टूट चुकी। उन्होंने शॉप्स के ऊपर अटैक कर दिया। और उसी समय क्या हुआ था कि राजा ने किसी रीजन से अपनी जो सेना थी उसको पेरिस में आने के लिए बुलाया था। वो उसने किसी और रीजन से बुलाया था, बट यहाँ लोगों को लगा कि उसने उनके लिए अपनी सेना को बुलाया है। तो 14 जुलाई को क्या होता है कि जो क्राउड होती है, जो लोगों की भीड़ होती है, वो बेस्टाइल पर अटैक करती है और बेस्टाइल का जो फोर्ट होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, या बेस्टाइल की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ठीक है बेटा, टॉपिक क्लियर हो रहा है? तो चलिए आज हम लोग इतना ही रीड करेंगे, इसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इससे पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ये पार्ट 2 देखें बेटा। इसके बाद हम लोग 3rd टॉपिक 4th टॉपिक पार्ट 3 में कवर करेंगे, 2nd टॉपिक पूरा। तो आज की वीडियो बेटा हम लोग की यहीं एंड होती है। चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रॉब्लम हो बेटा या कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।